did it all come to this? It's the one. ये 2015 में अमेरिकन डायरेक्टर एंड एक्टर ग्रांट हार्वी, कनेडियन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर स्टीवन हॉबन और लंदन बेस्ड ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश डायरेक्टर ब्रेड सेल्वन की बनाई गई एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है। और एंथोलॉजी मूवी वो मूवी होती है जो कई सारी छोटी छोटी फिल्मों पर मुश्तमिल एक कंप्लीट मूवी होती है। ये 2015 में कनाडा में रिलीज हुई थी। क्योंकि ये एक एंथोलॉजी मूवी है, इसलिए ये मूवी डिफरेंट किस्म के 4 छोटे छोटे मूवी के पार्ट्स को जोड़कर ये एक मुकम्मल मूवी बनाई गई है। इस मूवी की 4 डिफरेंट किस्म की स्टोरी या पार्ट्स में हम देखेंगे। फर्स्ट स्टोरी में हम देखेंगे कि 3 स्टूडेंट स्कूल में होने वाले 2 स्टूडेंट के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए खुद ही मारे जाते हैं और इनमें से एक लड़की जो जिंदा बच जाती है वो बिना बाप के ही एक बच्चे की मां बनने वाली होती है। सेकंड स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह एक बच्चे के रूम में एक खौफनाक और भयानक किस्म का जानवर अपने बाप को ही मार डालता है। थर्ड स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह एक सेंटा क्लॉज अपनी वाइफ को बचाते बचाते खुद ही मार डालता है। फोर्थ स्टोरी में हम देखेंगे कि बुरे लोगों को या जिन्होंने कभी कोई गुनाह किया होता है उन्हें क्रम्बस किस तरह मारता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं और इसकी बॉडी पर खून के निशान होते हैं। अब ये बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जा रहे थे और तभी सेंटा को एक अजीब सी आवाज आती है कि पीछे से कोई डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही डोर ओपन होता है तो मूवी 12 घंटे पीछे चली जाती है और यहाँ से मूवी की स्टोरी डिफरेंट किस्म के पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट स्टोरी में हमें 3 स्टूडेंट को गाड़ी में बैठे हुए दिखाया जाता है। ड्राइविंग सीट पर डिलन और इसके साथ मोली और बैक सीट पर बैन बैठा होता है। मोली अपने फ्रेंड्स को एक वीडियो दिखाती है और ये वीडियो 1 साल पुरानी इनके स्कूल की थी जहाँ पर 2 स्टूडेंट की डेथ हुई थी। अब इस वीडियो में एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर इन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब मोली अपने फ्रेंड्स को कहती है कि ये वीडियो फेक भी तो हो सकती है, इसलिए वो वहाँ जाकर एविडेंस को कलेक्ट करना चाहती है और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाती है। और इनमें से इनकी एक और फ्रेंड कैप्रिस वो इनके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ आउट ऑफ टाउन जाना था। कैप्रिस के फादर अपनी फैमिली को अपने कजन के घर ले जा रहे थे और इनकी फैमिली अपने फादर के कजन के घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इनकी कजन बहुत ही अजीब थी, वो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन कैप्रिस के फादर ये कहते हैं कि अगर हम अपना बिहेवियर अच्छा रखें तो वो फिर से हम लोगों को पसंद करेगी। दूसरी तरफ मूली ने अपना इंट्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। वो सभी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि इन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज आती है जो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अब वो प्रिंसिपल से बचकर एक रूम में छुप जाते हैं जो कि असल में एक बेसमेंट होता है। फिर हम कैप्रिस की फैमिली को देखते हैं जो अपने फादर के कजन के घर पहुंच चुके हैं। तभी कैप्रिस का भाई क्रम्बस का बना एक टॉय टच करता है। यहाँ पर ये बताता चलो कि क्रम्बस जो सेंटा क्लॉज से बिल्कुल ही अलग होता है, ये बुरे लोगों को सजा देता है जो क्रिसमस में कुछ गलत करते हैं या बुराई फैलाते हैं। जब कैप्रिस का भाई उस टॉय को टच करता है तो उसे रोकने के लिए उनके फादर की कजन जिसका नाम एडा होता है कैप्रिस के भाई पर चलाती है। लेकिन इनकी कजन एडा के रोकने के बावजूद भी कैप्रिस का भाई दोबारा से क्रम्बस के टॉय को टच करता है और अब इससे इस घर का मुलाजिम देख लेता है और इस मुलाजिम का नाम गेरहार्ड होता है और उसे टच करने से मना करता है और कहता है कि बच्चों को इसे टच नहीं करना चाहिए। लेकिन मुलाजिम को चढ़ाने के लिए उसी क्रम्बस के टॉय को नीचे गिरा देता है। ये देखकर मुलाजिम कहता है कि तुमने बहुत ही बुरा किया है, गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इतनी देर में इसके डैड की कजन एडा भी आ जाती है जो ये सब कुछ देख लेती है और ये बर्दाश्त न करते हुए कैप्रिस की फैमिली को अपने घर से जाने का कहती है। कैप्रिस की फैमिली वापस जा रही होती है कि रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार चलना बंद हो जाती है। फिर हमें सेंटा क्लॉज को इसके कुछ साथियों के साथ खाया जाता है। ये गिफ्ट्स और स्वीट्स बना रहे थे और इनमें इनका एक साथी इन्फेक्टेड हो चुका था जिसकी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और अपना हाथ खुद ही काट लेता है। अब हम नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट पीटर्स होता है। वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ क्रिसमस ट्री लेकर घर जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो देखते हैं कि उनके साथ उनका
उनका बेटा नहीं है। वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें अपना बेटा नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर के बाद ही इनका बेटा एक ट्री से बाहर निकलता है जो अभी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। अब जब वो तीनों घर जा रहे थे तो एक अनजान सा आदमी इन पर नजर रखे हुए था। अब वो तीनों घर आ जाते हैं लेकिन उनके बेटे का बिहेवियर अभी तक काफी अजीब था और वो पुलिस ऑफिसर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करता है। उसका बेटा फिर भी कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर की वाइफ अपने बेटे को खाने में नूडल्स देती है। तो यहाँ इसकी वाइफ एक बात नोटिस करती है कि वो नूडल्स को अजीब तरीके से खा रहा था। उसकी मॉम उसे अजीब से तरीके से खाने से मना करती है लेकिन वो अपनी मॉम की बात को अनसुना कर देता है और नूडल्स खाता रहता है। अब ये ऑफिसर भी अपने बेटे को इस तरह से खाने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फोक से उनके हाथ पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो ऑफिसर अपने रूम में वापस चला जाता है। अब उसकी वाइफ अपने बेटे से इस अटैक की वजह पूछती है बट वो कोई भी जवाब नहीं देता। अब हम फिर से उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो एविडेंस ढूंढ रहे थे। वो प्रिंसिपल से डरकर उस बेसमेंट में छुप जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसा कि खून के निशान या दीवार पर लिखे हुए कुछ वर्ड्स। वो सभी एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं। जब वो बेसमेंट से जाने लगते हैं तो कोई भी की बेसमेंट के डोर को नहीं लगी जिससे बेसमेंट का डोर ओपन हो जाए। अब वो अंदर ही लॉक हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद प्रिंसिपल ने ही इन्हें बेसमेंट में ही बंद कर दिया है ताकि वो इन्हें क्रिसमस पर मार सके। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद उन दो स्टूडेंट को भी प्रिंसिपल ने ही मारा होगा। अब वो काफी डर जाते हैं और दोबारा से नीचे आ जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि सभी एल्फ इन्फेक्शन की वजह से वॉकिंग डेड बन चुके थे। सेंटा अपनी वाइफ को छुपने के लिए कहता है। वो एल्फ सेंटा पर अटैक करने आता है और एक एक करके बाकी के लोग भी आने लगते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे। अब सेंटा एक एक करके सभी एल्फ को मार देता है। अब वो ऊपर जाता है और देखता है कि अब उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए उसे अपनी वाइफ को भी मारना पड़ता है। फिर से उसी ऑफिसर की फैमिली को दिखाया जाता है जहां उसकी वाइफ शावर ले रही थी और फिर अचानक से उनका बेटा उनके पीछे आ जाता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उनके बेटे का बिहेवियर काफी अजीब हो चुका है, इसलिए हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है और कहता है कि इसको हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। अब जब सब सो रहे होते हैं तो ऑफिसर उठता है तो वो देखता है कि क्रिसमस के सब गिफ्ट खुले हुए हैं। वो समझ जाता है कि वो इसके बेटे ने ही किया है। वो इसके रूम में जाता है और इससे पूछता है लेकिन उसका बेटा जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहा है। ये देखकर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेल्ट से मारने लगता है लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि हमारे बेटे को डॉक्टर की जरूरत है मगर तुमने ही कहा था कि हम इसे खुद ही हैंडल कर लेंगे। अब वो अपने बेटे को सुला देती है तो तभी उसे एक कॉल आती है और ये कॉल किसी अनजान आदमी की होती है। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को देखा है जब तुम मेरे गार्डनर से क्रिसमस ट्री चुरा रहे थे और मैंने तुम्हारी कार का नंबर भी नोट कर लिया है और ये वही आदमी होता है जिसने इन्हें देख लिया था। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि बस तुम चेंजलिंग को लेकर वापस आ जाओ जो तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है जिसको तुम अपना बेटा समझ रही हो, दरअसल में तुम्हारा बेटा नहीं है। वो तुम्हारे बेटे की शक्ल में एनिमल चेंजलिंग है। अगर तुम उसे वापस ना लाई तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। और ऑफिसर की वाइफ को इस अनजान आदमी की बातें झूठ लग रही थी और झूठ समझते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वो चेंजलिंग के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है और चेंजलिंग के बारे में जानने के लिए आर्टिकल्स रीड करती है। अब हम पुलिस ऑफिसर स्कॉट पीटर्स को वाइन पीते हुए देखते हैं जिसे अपने बेटे को डांटने के बाद बहुत ही बुरा लगता है और अपने किए गए बिहेवियर पर अपने बेटे से सॉरी बोलने के लिए इसके रूम में जाता है। लेकिन तभी अचानक से ऑफिसर की वाइफ को एक आवाज आती है। वो इस आने वाली आवाज को जानने के लिए जाती है और वहाँ देखती है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और अपने हस्बैंड की डेथ से काफी डर जाती है। वो उसी इंसान को कॉल करती है और इससे इसका एड्रेस पूछती है। वो कहता है कि तुम्हें चेंजलिंग एनिमल को वापस लाना है, जिस पर वो अपने बेटे के बारे में पूछती है कि इसका क्या होगा। वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। चेंजलिंग को तुम्हें ध्यान से लाना होगा क्योंकि वो इंसानों के इमोशन को जान लेता है कि इंसान क्या करने वाला है। अब वो जाती है और अपने बेटे को बाहर घूमने के लिए जाने की ऑफर करती है और वो एनिमल चेंजलिंग था जिसकी वजह से वो इसके इमोशन को रीड कर लेता है और ऑफिसर की वाइफ पर अटैक कर देता है। ये
लड़की इसको बेहोश करके एक थैले में बंद कर देती है और वो उसको लेकर उसी ट्री के पास ले जाती है जिसका उसे कहा गया था। इसको यहाँ वही अनजान आदमी मिलता है और यहाँ पर एनिमल चेंजलिंग जैसे और भी बहुत से एनिमल थे। अब ये ऑफिसर की वाइफ उसे कहती है कि अब मैं लेकर इसको यहाँ आ गई हूँ और मुझे मेरा बेटा वापस करो। और वो आदमी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और वो गुस्से से इस एनिमल पर गन तान देती है। वो कहता है कि इसको मत मारो। वो इस एनिमल को छोड़कर उस आदमी को ही मार देती है। वो एनिमल उसकी तरफ आता है और उसे कुछ नहीं कहता और ट्री के अंदर चला जाता है और कुछ देर के बाद ही इसका असली बेटा ट्री से बाहर निकल आता है। अब वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। अब हम बेसमेंट में फंसे हुए उन तीनों दोस्तों को देखते हैं। उनमें उन्हें वहाँ पर अजीब सी आवाजें आती हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर कोई चल रहा है। वो ये समझते हैं कि शायद प्रिंसिपल के चलने की आवाज होगी जो इन्हें मारने आया है। अब जब एक फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है तो मूली और दूसरा फ्रेंड अकेले ही रूम में होते हैं और फिर अचानक से मूली को अपनी मरी हुई फ्रेंड की रूह नजर आती है जिसका 1 साल पहले ही मर्डर हो गया होता है। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है और ये दोनों दोस्त मूली को सुला देते हैं। अब मूली के अंदर उसी लेडी की रूह आ चुकी थी। अब वो उठती है और अपने फ्रेंड डीलन को एक रूम में ले जाती है और डीलन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उसे मार देती है। अब वो अपने दूसरे फ्रेंड डैन के पास आ जाती है और उसको चेयर पर बैठाती है और फिर कुछ ही देर के बाद मूली में से वो लेडी की रूह निकल जाती है और मूली अब नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। तभी उन्हें एक आवाज आती है जहाँ इनका फ्रेंड मरा हुआ था क्योंकि उस लेडी की रूह मूली के अंदर थी। इसलिए मूली को अब सब कुछ पता चल चुका था कि 1 साल पहले मरने वाली लेडी इस रूम में ही मरी थी और वो ये चाहती है कि उसके बेबी की बर्थ मुझसे यानी कि मूली से हो। मूली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर हमने उस लेडी की हेल्प नहीं की तो वो हम दोनों को मार देगी। और तभी वहाँ पर उस लड़की की रूह अपने मरे हुए बेटे के साथ आ जाती है और मूली पर हाथ रखती है और अपनी बेबी की रूह ट्रांसफर कर देती है। वो देखती है कि उसका फ्रेंड बेन उसे मारने आ रहा है इसलिए वो उसे भी मार देती है और तभी डोर ओपन हो जाता है और मूली वहाँ से निकल जाती है। फिर हम एक और सीन में कैप्रिस की फैमिली को देखते हैं। वो सब पैदल ही आगे जा रहे थे कि अचानक ही कैप्रिस के फादर पर कोई अटैक कर देता है। वो काफी जख्मी हो जाते हैं। कैप्रिस का भाई फायर लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी मॉम उसे रोकती है और वो नहीं रुका लेकिन जब वो फायर पकड़ लेता है तो अचानक जमीन के नीचे से कोई उसे ले जाता है। दरअसल ये क्रम्पस ही था। वो इनकी फैमिली को मारना चाहता है क्योंकि इस फैमिली ने क्रम्पस के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, खासकर कैप्रिस के भाई ने। उसने क्रम्पस के टॉय को भी तोड़ा था। अब वहाँ पर क्रम्पस की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे वो इनके पास ही आ रहा है। वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए पास ही एक चर्च में आ जाती हैं। उसके फादर कहते हैं कि हमें अपने गुनाहों को कबूल करना चाहिए ताकि क्रम्पस हमें माफ कर दे। अब कैप्रिस उन्हें बताती है कि मैंने डैड के कजिन के घर से एक चीज चुराई थी और मेरे भाई ने हमारे घर की कैट को भी मारा था इसलिए क्रम्पस उसे उठाकर ले गया। कैप्रिस की मॉम उसके डैड पर गुस्सा करती है क्योंकि इनके हस्बैंड के पास अपने बेटे के लिए टाइम नहीं था। वो अपना सारा टाइम अपने बिजनेस को देते थे। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, अब तो बिजनेस भी नहीं रहा। मैं सभी लोगों को बेवकूफ बनाता था और अब मेरा सारा बिजनेस खत्म हो चुका है। इसके डैड को क्रम्पस अपनी जंजीर से खींचते हुए ले जाता है। ये देखकर ये दोनों माँ बेटी बहुत ही डर जाती हैं और छुप जाती हैं। तभी कैप्रिस को अपने पाँव में कुछ फील होता है। ये क्रम्पस ही था और इसकी मॉम उसको देखते ही अटैक कर देती है और कहती है कि मैं उससे लड़ूंगी, तुम भाग जाना वरना वो हम दोनों को ही मार डालेगा। वो ऐसा ही करते हैं। उसकी मॉम क्रम्पस को चैलेंज करती है और क्रम्पस उसे मार डालता है। अब वो कैप्रिस के पीछे पड़ गया था। कैप्रिस सीधा अपने डैड के कजन के घर यानी कि एडा के घर आ जाती है ताकि वो ये सब ठीक कर सके, लेकिन एडा डोर ओपन नहीं करती और इतनी देर में क्रम्पस ही वहाँ पहुँच जाता है। कैप्रिस एक लकड़ी से उसे पर अटैक करती है और ऑयल उसके ऊपर डालकर उसे आग लगा देती है। अब ये क्रम्पस से उसी मुलाजिम में चेंज हो जाता है जो इसके फादर के कजन के घर था और अब हम देखते हैं कि उसके डैड की कजन को ये पता चल जाता है कि क्रम्पस मुलाजिम में इसलिए चेंज हुआ था कि उसने गुस्सा कैप्रिस की फैमिली पर किया था। अब वो कैप्रिस को ये भी बताती है कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था इसलिए उसने इसकी फैमिली को वहाँ से भगा दिया था और इसी गुस्से की वजह से कैप्रिस भी क्रम्पस में चेंज हो जाती है और अपने फादर की कजन यानी कि एडा को भी मार डालती है। अब हमें दोबारा से वहाँ से सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। सेंटा के सामने जब डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि क्रम्पस इसके सामने खड़ा है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है। क्रम्पस सेंटा के हथियार को दूर गिरा देता है, उसके पाँव में जंजीर डालकर उसे भी गिरा देता है। सेंटा फिर से अपने हथियार उठाता है और क्रम्पस को मारने लगा है, लेकिन जब वो क्रम्पस को मार रहा होता है तो वो क्रम्पस उसके सामने एक आदमी में चेंज हो जाता है और फिर पुलिस आती
है और सेंटा को ही शूट कर देती है। इस मूवी में जितने भी लोग मारे गए हैं वो सब लोग बुरे होते हैं या इन्होंने कोई गलती की होती है। अगर कोई भी क्रिसमस के फेस्टिवल में बुरे काम करता तो क्रम्पस आकर उससे सजा देता और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।